नमस्कार, मैं हूं प्रतीक्षा वर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया 24/7 लाइव टीवी पर आईना सच का। आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे जो सिर्फ सिनेमा की दुनिया से ही नहीं बल्कि समर्पण, त्याग और एक किरदार को जीने की अनूठी कहानी से जुड़ा है। और आज हम यूपी की सियासत में एक ऐसे बड़े बदलाव पर बात करेंगे जो भारतीय जनता पार्टी यानी कि बीजेपी को लेकर आई है। फिर हम बात करेंगे यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर फिर दिखने लगे हैं पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज और इन्फ्लुएंसर। क्या भारत ने बैन हटा लिया है? इसके अलावा हम बात करेंगे भारतीय सेना जल्द ही अपाचे AH-643 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों की पहली खेप प्राप्त कर सकती है। इस डिलीवरी के तहत कुछ 6 हेलीकॉप्टर मिलेंगे। पूरी डिटेल आपको हम आगे बताएंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बायोपिक अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी की, जिसमें लीड रोल निभा रहे अभिनेता अनंत जोशी ने इस किरदार को निभाने के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं की बल्कि असल जिंदगी में भी योगी आदित्यनाथ के नियमों का पालन करना शुरू कर दिया है। उन्होंने अपने बाल मुड़वा लिए और एक योगी का जीवन जीना शुरू कर दिया है। उनका मानना है कि वो इसमें नकलीपन नहीं कर सकते। यह वाकई हैरान कर देने वाला है। एक अभिनेता का अपने किरदार के लिए ऐसा समर्पण कम ही देखने को मिलता है। हम आपको दिखाएंगे इस खबर से जुड़े कुछ विजुअल्स, जिसमें अनंत जोशी का नया लुक और फिल्म का पोस्टर भी शामिल है। यह सिर्फ बालों का त्याग नहीं है बल्कि एक पूरी जीवन शैली को अपनाने की बात है। अनंत जोशी ने बातचीत में बताया कि यह उनके लिए एक भावनात्मक रूप से कितना मुश्किल था। उन्होंने कहा कि बाल कटवाना सिर्फ एक बाहरी बदलाव नहीं था, ये मेरे अंदर के एक हिस्से को छोड़ने जैसा था। ये मेरे लिए सिर्फ एक लुक नहीं था बल्कि योगी जी की भूमिका को पूरी तरह से अपनाने का तरीका था। उन्होंने आगे कहा, लेकिन इस किरदार के लिए ये बलिदान जरूरी था। मैं नकलीपन नहीं चाहता था, मुझे इसे जीना था, मुझे योगी बनना था, सिर्फ उनका अभिनय नहीं करना था। ये शब्द अनंत जोशी के अपने किरदार के प्रति गहरे सम्मान और समर्पण को दर्शाते हैं। यह फिल्म 1 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रहा है। इसकी घोषणा सीएम योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के मौके पर की गई थी, जब एक नया पोस्टर भी रिलीज किया गया था। इस पोस्टर में लिखा था, जग छोड़ा भगवा ओढ़ा, सेवा में रम गया, एक योगी जो अकेला ही पूरा आंदोलन बन गया। योगी जी के जन्मोत्सव पर प्रस्तुत है उस कहानी का आरंभ। यह फिल्म शांतनु गुप्ता की बेस्ट सेलिंग बायोग्राफी पर आधारित है, जो योगी आदित्यनाथ की जीवन यात्रा को पर्दे पर लाएगी। यह एक सामान्य लड़के अजय सिंह बिष्ट से भारत के सबसे प्रभावशाली राजनीतिक नेताओं में से एक बनने तक की कहानी है। इस फिल्म के प्रोड्यूसर रितु मेंगी ने फिल्म को लेकर कहा है कि इस मौके पर रिलीज डेट की घोषणा करना योगी जी के असाधारण जीवन को समर्पित एक सच्ची श्रद्धांजलि है। उन्होंने आगे कहा, ऐसा जीवन जो लाखों लोगों को प्रेरित करता है। अजय की आत्मा में त्याग, कर्तव्य और धर्म से प्रेरित परिवर्तन की कहानी है। यह फिल्म सिर्फ एक व्यक्ति की कहानी नहीं है बल्कि एक प्रेरणादायक यात्रा को भी दर्शाएगी। यह वाकई महत्वपूर्ण है कि ऐसी कहानियां सामने आएं जो हमें त्याग, कर्तव्य और सेवा के मूल्यों से परिचित कराएं। अनंत जोशी का यह कदम निश्चित रूप से फिल्म की प्रामाणिकता को भी बढ़ाता है। अनंत जोशी पहले भी 12वीं फेल, ब्लैकआउट जैसी फिल्मों और कटहल जैसी वेब सीरीज का हिस्सा रह चुके हैं और उन्होंने अपनी शानदार एक्टिंग की छाप छोड़ी है। लेकिन यह किरदार उनके करियर में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। इस तरह का समर्पण सिर्फ पर्दे पर ही नहीं बल्कि वास्तविक जीवन में भी एक बड़ा संदेश देता है। यह दिखाता है कि जब आप किसी किरदार में पूरी तरह से डूब जाते हैं तो वह सिर्फ अभिनय नहीं रह जाता बल्कि एक अनुभव बन जाता है। यह साफ दिखाता है कि लोग सिर्फ कहानी ही नहीं बल्कि उसके पीछे की मेहनत और सच्चाई को भी महत्व देते हैं। अनंत जोशी ने अपनी मेहनत से इस किरदार के लिए एक नया पैमाना स्थापित किया है। यह सिर्फ एक फिल्म नहीं है बल्कि एक प्रेरणा है उन सभी कलाकारों के लिए जो अपने काम को सिर्फ एक पेशा नहीं बल्कि एक तपस्या मानते हैं। अनंत जोशी ने सिर्फ अपना सिर नहीं मुड़वाया है बल्कि उस किरदार की आत्मा को अपने अंदर समाहित करने की कोशिश की है, जो उन्हें योगी आदित्यनाथ की भूमिका के लिए सबसे उपयुक्त बनाता है। तो अजय द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ योगी सिर्फ एक
बायोपिक नहीं है, बल्कि एक कलाकार के समर्पण और त्याग की भी कहानी है। हम उम्मीद करते हैं कि अनंत जोशी का यह त्याग उन्हें दर्शकों के दिलों में एक खास जगह दिलाएगा और फिल्म भी उतनी ही सफल होगी। और अब हम बात करेंगे यूपी की सियासत में ऐसे बड़े बदलाव की जो बीजेपी लेकर आई है। यह बदलाव न केवल यूपी बल्कि शायद देश की राजनीति की दिशा भी तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं यूपी पंचायत चुनाव और उसमें बीजेपी के मुस्लिम फार्मूले की। बीजेपी का मुस्लिम दांव यूपी की सियासत में एक नया अध्याय है। दरअसल यूपी पंचायत चुनाव सुनने में ये छोटे चुनाव लगते हैं, लेकिन बीजेपी ने इन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव की आधारशिला बना दिया है। और इस आधारशिला का एक सबसे बड़ा और चौंकाने वाला बदलाव है मुसलमानों को साधना। जी हाँ, वही मुस्लिम समुदाय जो अब तक समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस जैसी पार्टियों का पारंपरिक वोट बैंक माना जाता है, अब बीजेपी के सीधे निशाने पर है। पंचायत चुनाव के बहाने पार्टी ने मुसलमानों के बीच सीधी पैठ बनाने की बड़ी रणनीति अपनाई है। पंचायत चुनाव बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है। बीजेपी ने इस बार यूपी पंचायत चुनाव में खुलकर मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देने का फैसला किया है और अगर इसे लेकर पार्टी का अल्पसंख्यक मोर्चा पूरी तरह से जुट गया है। अब अल्पसंख्यक मोर्चा इस बार हजारों मुस्लिम उम्मीदवारों का समर्थन करेगा। यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष कुंवर बाशित अली ने इस बारे में साफ साफ कहा है कि पंचायत चुनाव में मुस्लिम प्रत्याशियों को खुलकर समर्थन दिया जाए। पार्टी की योजना है कि करीब 3000 ग्राम प्रधान पद और 100 से ज्यादा जिला पंचायत सदस्य पद पर मुस्लिम उम्मीदवारों को समर्थन देकर मैदान में उतारा जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचायत चुनाव तो पार्टी चिन्ह पर लड़े ही नहीं जाते, तो फिर बीजेपी इसे इतना महत्व क्यों दे रही है। तो बताते हैं आपको कि जानकार ऐसा कहते हैं कि बीजेपी इस बात को बहुत अच्छे से समझती है कि पंचायत चुनाव भले ही पार्टी चिन्ह पर ना लड़े जाएं, लेकिन ये गांव-गांव में संगठन को मजबूत करने और मतदाताओं से सीधे जुड़ने का एक बड़ा मौका है, खासकर मुस्लिम बहुल इलाकों में। अगर पार्टी समर्थित प्रत्याशी जीतते हैं तो यह 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले न केवल स्थानीय स्तर पर पार्टी की पैठ बनाने की मदद करेगा, बल्कि मुस्लिम समाज के बीच पार्टी की छवि को लेकर चल रहे पूर्वग्रहों को भी तोड़ेगा। यह एक तरह से बीजेपी का पायलट प्रोजेक्ट है। अगर यह प्रयोग यहां सफल होता है तो इसे अन्य राज्यों में भी लागू किया जा सकता है। इसके अलावा सरकारी योजनाओं का लाभ हो गया। वोटों में बदलने की कोशिश बीजेपी का यह मुस्लिम फार्मूला केवल चुनावी गणित पर आधारित नहीं है, बल्कि इसके पीछे एक मजबूत सामाजिक आधार भी बताया जा रहा है। कुंवर बासित अली के मुताबिक प्रदेश की करीब 18% मुस्लिम आबादी को बीजेपी सरकार की योजनाओं का लाभ मिला है। ये दावा करते हैं कि यह लाभ 40% तक पहुंचा है। सोचिए, उज्ज्वला योजना, पीएम आवास, आयुष्मान भारत, मुफ्त राशन जैसी योजनाएं मुस्लिम समाज तक सीधे पहुंच बना चुकी हैं। अब पार्टी इन्हीं लाभों के सहारे इन वोटों को अपनी तरफ मोड़ने की कोशिश कर रही है। यह एक ऐसा नैरेटिव है जिसे बीजेपी मुस्लिमों के बीच मजबूत करना चाहती है। सरकार की योजनाएं किसी जाति या धर्म को देखकर नहीं मिलती, बल्कि सबको समान रूप से मिलती हैं। इस रणनीति के साथ बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष ने विपक्षी दलों पर तीखा हमला भी बोला है। उन्होंने सपा, बसपा और कांग्रेस पर आरोप लगाया कि इन पार्टियों ने मुसलमानों को केवल लटकाया और भटकाया है। उनका दावा है कि अब समय आ गया है कि मुस्लिम समाज बीजेपी के साथ आए। उन्होंने कहा कि हर गांव में बीजेपी का एक मजबूत समर्थक वर्ग खड़ा किया जाएगा, जो भविष्य में पार्टी का आधार बनेगा। यह साफ दर्शाता है कि बीजेपी सिर्फ वोट ही नहीं, बल्कि मुस्लिमों के बीच अपनी एक स्थायी जगह बनाना चाहती है। बीजेपी की रणनीति बिल्कुल साफ है। अगर पार्टी मुस्लिम मतदाताओं का महज 10% भी समर्थन हासिल कर लेती है तो विपक्ष, खासकर समाजवादी पार्टी को बड़ा नुकसान होगा, खासकर उन सीटों पर जहां मुस्लिम वोट निर्णायक भूमिका निभाते हैं। वहां बीजेपी को अप्रत्याशित लाभ हो सकता है। बीजेपी ने यह तय कर लिया है कि पंचायत चुनाव केवल स्थानीय निकाय का चुनाव नहीं, बल्कि 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। पार्टी के रणनीतिकार इसे संगठन विस्तार,
नए वोटर जोड़ने और विरोधी वोट बैंक में सेंध लगाने का एक सुनियोजित मौका मान रहे हैं। यह सिर्फ स्थानीय स्तर पर जीतने की बात नहीं है, बल्कि एक बड़े राजनीतिक संदेश की बात है। तो ये तो था बीजेपी का मुस्लिम फॉर्मूला और उसकी पंचायत चुनाव में 2027 की विधानसभा तक की रणनीति। अब देखना यह दिलचस्प होगा कि क्या बीजेपी का यह दांव यूपी की सियासी तस्वीर बदल सकता है। क्या आपको लगता है कि बीजेपी का यह कदम वाकई यूपी की राजनीति में गेम चेंजर साबित होगा? और अब हम आपको बताएंगे भारत में पाकिस्तानी मीडिया और सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स का एक बार फिर से दिखना एक महत्वपूर्ण घटना की ओर संकेत करता है, खासकर जब सरकार ने अभी तक इस प्रतिबंध को हटाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की है। हम इस पूरे मामले पर विस्तार से आपको समझाते हैं। जैसा कि हम सभी जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच हमेशा से ही एक तनावपूर्ण रिश्ता रहा है। ऑपरेशन सिंदूर एक व्यापक कार्रवाई थी जिसे भारत सरकार ने कश्मीर के पहलगाम में हुए एक आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किया था। यह हमला 22 अप्रैल को हुआ था और इसमें कई बेकसूर लोगों की जान गई थी। इस हमले के बाद भारत सरकार ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कई पाकिस्तानी संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन प्रतिबंधों का मुख्य उद्देश्य भारत के खिलाफ गलत सूचना फैलाने और देश में अशांति पैदा करने वाले तत्वों को रोकना था। सरकार का मानना था कि कुछ पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट और सोशल मीडिया अकाउंट भारत में सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने और भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी खबरें फैलाने का काम कर रहे थे। ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत सरकार ने कई प्रमुख पाकिस्तानी समाचार चैनलों के यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध लगा दिया था। इसमें डॉन न्यूज़, समा न्यूज़, आर्य न्यूज़ और GEO न्यूज़ जैसे बड़े नाम भी शामिल थे। कुल मिलाकर 16 पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों को बैन किया गया था। इन चैनलों पर आरोप था कि वे भारत के खिलाफ उत्तेजक और सांप्रदायिक रूप से संवेदनशील सामग्री प्रसारित कर रहे थे और भारतीय सेना और उसकी सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ झूठी और भ्रामक बातें फैला रहे थे। इन बैन किए गए चैनलों के भारत में लगभग 63 मिलियन यानी कि 6.3 करोड़ सब्सक्राइबर थे, जो यह दर्शाता है कि उनकी पहुंच कितनी व्यापक थी। सिर्फ समाचार चैनल ही नहीं, बल्कि कई पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट को भी प्रतिबंधित किया गया था। इनमें से कुछ प्रमुख नाम हैं जैसे शबा कमर मावरा होकेन, अहद रजा मीरहानिया, आमिर युमना, जैदी दानिश तैमूर। इन सभी पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को भारत में ब्लॉक कर दिया गया था। सरकार का मानना था कि इन अकाउंट्स के जरिए भी परोक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा था। इन प्रतिबंधों का भारत में एक बड़ा प्रभाव रहा। जहां एक ओर सरकार ने अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने की कोशिश की, वहीं दूसरी ओर कई भारतीय यूजर्स ने इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के सोशल मीडिया अकाउंट्स तक पहुंचने के लिए वैकल्पिक तरीके ढूंढ लिए थे। जैसे VPN सेवाओं का इस्तेमाल इस दौरान काफी बढ़ गया था। VPN के जरिए यूजर्स अपनी वास्तविक IP लोकेशन को छिपाकर किसी दूसरे देश के सर्वर से कनेक्ट हो सकते हैं। इससे वे उन वेबसाइट्स और अकाउंट्स तक पहुंच पाते थे जो अपने देश में प्रतिबंधित होते थे। कई भारतीय यूजर्स ने VPN का इस्तेमाल करके इन पाकिस्तानी सेलिब्रिटीज के इंस्टाग्राम अकाउंट्स को एक्सेस करना जारी रखा, जिससे ये पता चलता है कि इन सेलिब्रिटीज की भारत में अभी भी अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है। दूसरी ओर पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट्स के यूट्यूब चैनलों पर प्रतिबंध से भारत में उनकी पहुंच काफ़ी हद तक सीमित हो गई थी। हालांकि उनके कंटेंट को अन्य माध्यमों से या VPN के जरिए देखा जा सकता था, लेकिन मुख्य धारा में उनकी उपस्थिति कम हो गई थी। अकाउंट्स का एक बार फिर से सक्रिय होना आखिर क्या संदेश देता है? सबसे महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये प्रतिबंधित अकाउंट्स और चैनल भारत में फिर से क्यों दिखने लगे। यह घटनाक्रम बुधवार से शुरू हुआ, जब सबा कमर, मावरा होकेन और अन्य सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स साथ साथ हम TV, आर्य डिजिटल और हर पल जियो जैसे पाकिस्तानी न्यूज चैनलों के यूट्यूब चैनल भी भारत में फिर से स्ट्रीम होने लगे थे। सरकार ने अभी तक इस प्रतिबंध को हटाने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की। यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है, क्योंकि आमतौर पर ऐसे बड़े नीतिगत बदलावों की घोषणा सरकार द्वारा की जाती है। फिर भी इन अकाउंट्स का फिर से दिखना
इस बात का स्पष्ट संकेत देता है या तो प्रतिबंध हटा दिए गए हैं या फिर इनमें कुछ ढील दे दी गई है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कूटनीतिक बातचीत है। हो सकता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच कुछ बैक चैनल कूटनीतिक बातचीत हुई हो, जिसके परिणाम स्वरूप यह निर्णय लिया गया हो। तनाव कम करने के उपायों के तहत ऐसा हो सकता है। इसके अलावा यह भी संभव है कि भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आंतरिक रूप से इन प्रतिबंधों की समीक्षा की हो और उन्हें हटाने का फैसला किया हो। हालांकि इसकी संभावना कम है, लेकिन कभी कभी तकनीकी कारणों से भी ऐसा हो सकता है कि कभी कभी टेक्निकल इश्यूज की वजह से अकाउंट्स ऑटो ओपन हो सकते हैं। हालांकि इतने बड़े पैमाने पर एक साथ कई अकाउंट्स का सक्रिय होना किसी जानबूझकर किए गए बदलाव का ही संकेत देता है। इसके साथ सद्भावना का भी संकेत है। भारत की ओर से यह सद्भावना का संकेत हो सकता है, विशेष रूप से अगर दोनों देशों के बीच संबंधों में सुधार की कोई उम्मीद बन रही हो। हालांकि जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक बयान नहीं आता है, तब तक इन कारणों पर सिर्फ अनुमान ही लगाए जा सकते हैं। इन घटनाक्रम से एक बात तो स्पष्ट है कि भारत और पाकिस्तान के बीच डिजिटल स्पेस में चल रही वॉर एक नए मोड़ पर आ गई है। अब सवाल यह है कि आगे क्या होगा। सबसे पहले यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि भारत सरकार कब और कैसे इस मामले पर कोई आधिकारिक बयान देती है। उनका बयान ही इस पूरे घटनाक्रम की तस्वीर साफ करेगा। इसके अलावा पाकिस्तान की ओर से इस पर क्या प्रतिक्रिया आती है, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। क्या वे इसे संबंधों में सुधार की दिशा में एक कदम मानेंगे? इसके साथ ही मीडिया और सोशल मीडिया पर बहस से भी पता चल सकता है। भारत और पाकिस्तान दोनों में मीडिया और सोशल मीडिया पर इस मुद्दे में बहस तेज हो सकती है। कई राजनीतिक दल और आम जनता अपनी अपनी राय रख सकते हैं और अंत में यह घटनाक्रम भारत पाक संबंधों को किस दिशा में ले जाता है, यह समय ही बताएगा। क्या यह छोटे से छोटे कदम के रूप में देखा जाएगा या फिर बड़े बदलावों की शुरुआत होगी? फिलहाल यह देखना होगा कि यह प्रतिबंधों का हटना दोनों देशों के बीच संबंधों में एक नई शुरुआत का प्रतीक है या फिर सिर्फ एक अस्थायी ढील है। तो आज के इस विशेष कार्यक्रम में हमने ऑपरेशन सिंदूर के तहत लगाए गए प्रतिबंधों, उनके प्रभाव और हाल ही में प्रतिबंधित पाकिस्तानी चैनलों और सेलिब्रिटीज के अकाउंट्स के फिर से सक्रिय होने पर विस्तार से चर्चा की। यह एक ऐसा मुद्दा है जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी और हम आपको हर अपडेट से अवगत कराते रहेंगे। जब तक सरकार की ओर से कोई आधिकारिक घोषणा नहीं आती है, तब तक अटकलें तो यूं ही चलती रहेंगी। लेकिन एक बात तो तय है, डिजिटल दुनिया में सीमाओं का धुंधला होना और सूचना के प्रवाह की स्वतंत्रता हमेशा से एक महत्वपूर्ण विषय रहेगा। और अब हम बात करेंगे भारत की बढ़ती सैन्य शक्ति और एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, जिसका सीधा असर क्षेत्र की भू राजनीति पर पड़ने वाला है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दुनिया के सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर अपाचे AH-64 की, जिनकी पहली खेप जल्द ही भारत को मिलने वाली है। यह न सिर्फ भारतीय सेना की ताकत में जबरदस्त इजाफा करेगा, बल्कि हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के लिए भी चिंता का सबब बनेगा। भारतीय सेना लंबे समय से अपाचे AH-64 लड़ाकू हेलीकॉप्टरों का इंतजार कर रही थी। 15 महीनों से लंबित इस डिलीवरी का इंतजार आखिरकार अब खत्म होने वाला है। खबर है कि इन हेलीकॉप्टरों की पहली खेप इसी महीने यानी जुलाई में भारत को मिल सकती है। इस डील के तहत कुछ 6 हेलीकॉप्टर मिलने वाले हैं, जिनमें से पहले 3 इस महीने और बाकी 3 साल के अंत तक डिलीवर किए जाएंगे। साल 2020 में अमेरिका के साथ $600 मिलियन में 6 अपाचे AH-64 अटैक हेलीकॉप्टरों का यह सौदा हुआ था। मूल रूप से इन हेलीकॉप्टर को पिछले साल मई-जून तक ही डिलीवर किया जाना था, लेकिन अमेरिका ने तकनीकी और सप्लाई से जुड़ी दिक्कतों का हवाला देते हुए इनमें काफ़ी देरी की। पहले डेडलाइन दिसंबर 2024 तक बढ़ाई गई और अब आखिरकार जुलाई में पहली खेप मिलने की संभावना है। यह डिलीवरी ऐसे समय में हो रही है जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारतीय सेना पश्चिमी क्षेत्र में लगातार अपनी लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। अपाचे जैसे अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों की तैनाती
इस रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अब हम ये जानेंगे कि आखिर यह अपाचे इतना खास क्यों है, इसे दुनिया का सबसे घातक अटैक हेलीकॉप्टर क्यों माना जाता है। तो आपको बता दें, अपाचे AH-64E एक अमेरिकी बहुभूमिका वाला लड़ाकू हेलीकॉप्टर है जिसे बोइंग कंपनी बनाती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत है कि इसकी मारक क्षमता और बहुमुखी प्रतिभा है। गति और रेंज इसकी लगभग 280 किलोमीटर प्रति घंटा है या 480 किलोमीटर दूर तक अपने दुश्मनों को निशाना बना सकता है। यह इसे लंबी दूरी के अभियानों के लिए आदर्श मानता है। रात और खराब मौसम में इसमें नाइट विजन और थर्मल सेंसर लगे हुए हैं। इसका मतलब ये है कि यह खराब मौसम में और रात के अंधेरे में भी दुश्मनों के खिलाफ प्रभावी ढंग से कार्रवाई कर सकता है। यह क्षमता युद्ध के मैदान में एक बड़ा गेम चेंजर साबित होगा। इन क्षमताओं के कारण अपाचे एक मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो टोही, एस्कॉर्ट, हमला और दुश्मन के बख्तरबंद वाहनों को नष्ट करने जैसे विभिन्न अभियानों में प्रभावी है। इन हेलीकॉप्टरों की तैनाती का सामरिक महत्व है, खासकर पश्चिमी सीमा पर, जहां पाकिस्तान से सटे क्षेत्रों में इनकी तैनाती की योजना है। भारतीय सेना ने मार्च 2024 में जोधपुर में अपाचे स्क्वाड्रन स्थापित किया था। हालांकि 15 महीनों से इस स्क्वाड्रन के पास अपाचे हेलीकॉप्टर्स नहीं थे। अब जब इनकी डिलीवरी शुरू हो गई है तो इन्हें मुख्य रूप से पश्चिमी सीमा पर पाकिस्तान से सटी सीमावर्ती क्षेत्रों में तैनात किए जाने की योजना है। इस तैनाती के कई महत्वपूर्ण पहलू हैं, जैसे बख्तरबंद खतरों का मुकाबला करना। पाकिस्तान के पास बड़ी संख्या में टैंक और बख्तरबंद वाहन हैं। अपाचे अपनी हेलफायर मिसाइलों के साथ इन खतरों का मुकाबला करने के लिए एक आदर्श मंच है। यह टैंक किलर के रूप में भी जाना जाता है और युद्ध के मैदान में दुश्मन के बख्तरबंद कॉलम को रोकने में बेहद प्रभावी होगा। रात और खराब मौसम में ऑपरेशनल क्षमता है। पश्चिमी सीमा पर अक्सर रात में या खराब मौसम में घुसपैठ की कोशिशें होती हैं। अपाचे के नाइट विजन और थर्मल सेंसर इसे रात के अंधेरे में भी दुश्मन की गतिविधियों का पता लगाने और उन पर कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। यह भारतीय सेना को 24/7 ऑपरेशनल एडवांटेज देगा। इसके साथ ही तेज प्रतिक्रिया बल भी देगा। अपाचे की गति और मारक क्षमता इसे एक तेज प्रतिक्रिया बल के रूप में काम करने की अनुमति देती है। यह दुश्मन के किसी भी उकसावे या घुसपैठ की कोशिश का तुरंत जवाब दे सकता है। इन अत्याधुनिक हेलीकॉप्टरों की उपस्थिति से भारतीय सैनिकों का मनोबल बढ़ेगा और दुश्मन को एक कड़ा संदेश जाएगा। हथियार प्रणाली भी इसकी बेहद मजबूत है। अपाचे विभिन्न प्रकार से हथियारों से लैस हो सकता है, जिनमें कई चीजें शामिल हैं, जैसे कि 30 मिमी M230 चेन गन या तोप प्रति मिनट 600 से अधिक राउंड फायर कर सकती है और हल्के बख्तरबंद वाहनों के लिए घातक है। इसके अलावा यह लेजर गाइडेड मिसाइलें टैंकों और बख्तरबंद वाहनों को ध्वस्त करने की सक्षम है। हाइड्रा 70 रॉकेट यह अप्रत्यक्ष वायर सपोर्ट के लिए इस्तेमाल होते हैं और बड़े क्षेत्रों को कवर कर सकते हैं। यह हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलों से भी लैस हो सकता है, जिससे यह हवाई खतरों का भी सामना कर सके। इसके साथ ही उत्तरजीविता, यह अपाचे को अत्यधिक टिकाऊ बनाया गया है। इसमें कई रिडंडेंट सिस्टम और बख्तरबंद कॉकपिट हैं जो इसे दुश्मन के हमलों से बचाने में मदद कर सकता है। इसके अलावा इसमें उन्नत काउंटर मेजर सिस्टम भी लगे होते हैं जो मिसाइलों को भ्रमित कर सकते हैं। अब यह समझना महत्वपूर्ण है कि भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही 15 अपाचे हेलीकॉप्टर हैं, जिनकी डील अमेरिका और भारत के बीच 2015 में हुई थी। सेना को मिलने वाले 6 नए अपाचे भारतीय सेना के एविएशन कोर की क्षमताओं और एक नए स्तर पर ले जाने और उन्हें जमीनी अभियानों में और अधिक प्रभावी बनाएंगे। अब बात करते हैं भारत की यह बढ़ती सैन्य शक्ति, खासकर अपाचे हेलीकॉप्टरों की तैनाती का पाकिस्तान पर क्या असर होगा। तो आपको बता दें, अपाचे हेलीकॉप्टरों की भारतीय सेना में एंट्री निश्चित रूप से पाकिस्तान के लिए चिंता का विषय है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि बढ़ता असंतुलन। भारतीय सेना की मारक क्षमता में यह वृद्धि भारत पाकिस्तान सैन्य संतुलन में और अधिक असंतुलन पैदा करेगी।
पाकिस्तान को अपनी रणनीति पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। इसके अलावा टैंकों के लिए भी खतरा बन सकता है। पाकिस्तान की सेना का एक बड़ा हिस्सा उसके बख्तरबंद बेड़े पर आधारित है। अपाचे अपनी हेलफायर मिसाइलों के साथ इन टैंकों के लिए एक गंभीर खतरा पैदा करेगा। पाकिस्तान को अब अपनी बख्तरबंद डिवीजनों की सुरक्षा के लिए नई रणनीति विकसित करनी होगी। इसके अलावा पाकिस्तान अक्सर रात के अंधेरे में या फिर खराब मौसम का फायदा उठाकर सीमा पार से घुसपैठ या अन्य गतिविधियों को अंजाम देने की कोशिश करता है। अपाचे की नाइट विजन और थर्मल क्षमताएं इन प्रयासों को बहुत मुश्किल बना देंगी, क्योंकि भारतीय सेना अब रात में भी प्रभावी निगरानी और प्रतिक्रिया कर सकेगी। इसके साथ ही अपाचे की तैनाती से पाकिस्तान पर मनोवैज्ञानिक दबाव भी बढ़ेगा। उन्हें पता होगा कि भारतीय सेना के पास एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो उनकी सबसे महत्वपूर्ण संपत्तियों जैसे टैंकों को आसानी से नष्ट कर सकता है। विशेषज्ञों का मानना है कि अपाचे की तैनाती पाकिस्तान को अपनी फॉरवर्ड डिफेंसिव रणनीतियों पर पुनर्विचार करने के लिए मजबूर करेगी। उन्हें अपने हवाई रक्षा प्रणालियों को मजबूत करने और अपने बख्तरबंद वाहनों की सुरक्षा के लिए नए तरीके खोजने होंगे। भारत की यह सैन्य अधिग्रहण रणनीति केवल अपाचे तक सीमित नहीं है। भारत लगातार अपनी रक्षा क्षमताओं को आधुनिक बनाने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। यह अधिग्रहण भारत की आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के साथ साथ चल रहा है, लेकिन बाहरी स्रोतों से भी महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों को प्राप्त करने पर भी जोर दिया जा रहा है, जो हमारी तात्कालिक रक्षा आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अपाचे हेलीकॉप्टरों की यह डिलीवरी भारत की रक्षा तैयारी में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और यह क्षेत्र में स्थिरता और सुरक्षा बनाए रखने में मदद करेगी। जैसा कि भारतीय सेना अपनी क्षमताओं का विस्तार कर रही है, यह उम्मीद की जाती है कि यह न केवल किसी भी संभावित खतरे को रोकने में अधिक प्रभावी होगी, बल्कि क्षेत्रीय सुरक्षा ढांचे में एक मजबूत और विश्वसनीय भागीदार के रूप में भी उभरेगी। यह कहा जा सकता है कि अपाचे की दहाड़ से न केवल भारतीय सेना की मारक क्षमता में इजाफा होगा, बल्कि यह पाकिस्तान के लिए भी एक गंभीर चुनौती पेश करेगा, जिससे उसकी अपनी सैन्य रणनीतियों पर गंभीर रूप से पुनर्विचार करना होगा। तो आप देख रहे थे आईना सच का। बुरे कर्म करने से पहले 100 बार सोचें, क्योंकि ईश्वर सब कुछ देख रहा है। नमस्कार।